हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है तक्षशिला में। तो आज हम बात करने वाले हैं ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस के बारे में। ठीक है, हम सभी को पता है कि हम सभी सांस लेते हैं और सांस लेते समय हम हवा को अंदर लेते हैं और कुछ देर बाद हवा को बाहर छोड़ते हैं। तो ये दो प्रोसेसेस तो सभी को पता होंगी रेस्पिरेशन की। ओके, तो आज अब आप 11th में पहुंच गए हैं, तो अब इसे और थोड़ा डिटेल में हम देखेंगे कि क्या होता है रेस्पिरेशन में और रेस्पिरेशन किसे कहते हैं और ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन में क्या डिफरेंस है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, एज वी हैव read earlier, oxygen is utilized by organism to indirectly break down simple molecules like glucose, amino acids, fatty acids, etc. to derive energy to perform various activities. ठीक है, देखिए, अभी हमें कोई भी काम करने के लिए एनर्जी चाहिए। ओके, हम कोई भी काम अगर करना चाहें, चाहे हम पेन उठाएं या लिखें या पढ़ें, चलें या खाएं, तो हमें सभी काम के लिए एनर्जी चाहिए। ओके, और एनर्जी करेंसी ऑफ बॉडी या फिर एनर्जी करेंसी ऑफ सेल किसे कहते हैं? एटीपी को। ठीक है, यह है एटीपी। अब इस एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए या इस एटीपी को प्रोड्यूस करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? जो हम खाना खाते हैं उसमें जो हम इनटेक में ग्लूकोज, अमीनो एसिड, फैटी एसिड्स और अलग अलग प्रकार के जो पदार्थ अंदर लेते हैं हमारे बॉडी के, उन्हें हमें तोड़ना होता है छोटी छोटी पार्ट्स में। ओके, और जब भी इनके बॉन्ड्स टूटते हैं तो जो एनर्जी निकलती है उसे हम एटीपी के फॉर्म में कैप्चर कर लेते हैं, या फिर हमारी बॉडी उसे एटीपी के फॉर्म में कैप्चर कर लेती है। जैसे कि आपको वापस से सिंपल भाषा में समझाता हूँ। जो हम खाना खाते हैं उस खाने में से एनर्जी निकालने के लिए हमें रेस्पिरेशन की जरूरत है, और रेस्पिरेशन के दौरान इस प्रोसेस में हम ऑक्सीजन का यूज करते हैं। ओके, तो फूड के ब्रेकडाउन में जिसमें कि हमें एनर्जी एज अ प्रोडक्ट मिलेगा, उस प्रोसेस में ऑक्सीजन का यूज होता है और इसे हम रेस्पिरेशन कहते हैं। ओके, और जब ये प्रोसेस होती है, फूड के ब्रेकडाउन की प्रोसेस होती है सेल के अंदर, जब हम ग्लूकोज, अमीनो एसिड, फैटी एसिड्स इन सबको ब्रेक करते हैं और एनर्जी इनमें से एटीपी के फॉर्म में स्टोर करते हैं, तो जो बाय प्रोडक्ट है वो हमें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के फॉर्म में मिलता है। ओके, मतलब जब फूड का ब्रेकडाउन होता है तो हमें एक तो एनर्जी मिलता है जो कि हमारे काम का है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ही हमारे ज्यादा काम के नहीं है, और ये कार्बन डाइऑक्साइड तो हार्मफुल है हमारे बॉडी के लिए। इसके लिए हमें इसे बाहर निकालना होता है कॉन्स्टेंटली। तो हम कॉन्स्टेंटली एक्सेल करते हैं। एक्सेल करते हैं मतलब सांस बाहर छोड़ते हैं। इनहेल करते हैं मतलब सांस अंदर लेते हैं। तो जब हम सांस अंदर लेते हैं तो हम ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं, और जब हम एक्सेल करते हैं तो हम कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ते हैं। देखिए यहाँ क्या लिखा है, कार्बन डाइऑक्साइड विच इज हार्मफुल इज ऑल्सो रिलीज ड्यूरिंग अबो रिएक्शन, अबो कैटाबोलिक रिएक्शन। कैटाबोलिक रिएक्शन में का मतलब क्या होता है? जब हम किसी रिएक्शन में किसी चीज को तोड़ के छोटे पार्ट्स में कन्वर्ट कर रहे हैं उसे हम कैटाबोलिक रिएक्शन कहते हैं। ओके, जैसे कि हमने इसे इस चीज को तोड़ के दो छोटे पार्ट्स में कन्वर्ट कर दिया, तो हम उसे कैटाबोलिक रिएक्शन कहेंगे। एनाबॉलिक रिएक्शन मतलब हम छोटे पार्ट्स को जोड़ के बड़ा पार्ट बनाए, या फिर छोटी चीजों को जोड़ के कोई दूसरी बड़ी चीज को बनाए, उसे हम एनाबॉलिक रिएक्शन कहेंगे। ओके, तो हमने यहाँ क्या किया है, ग्लूकोज, अमीनो एसिड इन सबको तोड़ के छोटे छोटे बाय प्रोडक्ट्स बनाए हैं इनके। वो बाय प्रोडक्ट्स क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर। इसे इसलिए हम इसे कैटाबॉलिक रिएक्शन कहेंगे। अब जैसे कि ग्लूकोज के बहुत सारे मॉलिक्यूल एक साथ आके शुगर बनाते हैं, तो हम उसे क्या कहेंगे? एनाबॉलिक रिएक्शन। ओके, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया है, हम आगे देखते हैं। It is therefore evident that oxygen has to be continuously supplied, continuously provided to the cells, and carbon dioxide produced by the cells has to be released out. इसीलिए इस प्रोसेस को देख के हमें पता चलता है कि हमारी बॉडी को हमेशा कंटिन्यूस इनटेक चाहिए, कंटिन्यूस हमारी बॉडी को ऑक्सीजन चाहिए, और कंटिन्यूसली जो हमारे सेल्स के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रहा है उसे निकालने की भी जरूरत है। तो इसीलिए हमारी बॉडी में है रेस्पिरेटरी सिस्टम, जो कि हमें रेस्पिरेशन करने में मदद करता है। देखिए यहाँ का क्या लिखा है, दिस प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर विथ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड बाय द सेल इज कॉल्ड ब्रीथिंग। दिस प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम एटमॉस्फेयर विथ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड बाय द सेल इज कॉल्ड ब्रीथिंग, कॉमनली नोन एज रेस्पिरेशन।
ठीक है, तो ये जो प्रोसेस है, जब हम एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं, मतलब वातावरण में जो ऑक्सीजन है उसे हम जब अंदर लेते हैं और हमारे बॉडी के सेल्स ने जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस किया है उसे बाहर निकालते हैं, तो इस प्रोसेस को ब्रीथिंग कहते हैं, जिसे हम कॉमनली रेस्पिरेशन कहते हैं। ओके, और जब हम सेल्यूलर रेस्पिरेशन की बात करेंगे तो हम देखेंगे कि सेल में ऐसा क्या हो रहा है जो हमें ऑक्सीजन चाहिए और कार्बन डाइऑक्साइड सेल कैसे बाहर निकाल रही है, उस रिएक्शन के बारे में हम डिटेल में देखेंगे जब हम सेल्यूलर रेस्पिरेशन पढ़ेंगे। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग वेराइज अमंग डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ एनिमल्स डिपेंडिंग मेनली ऑन देयर हैबिटेट एंड लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। देखिए, अब हर एक जीव जो है वो सिमिलर वे से रेस्पिरेशन नहीं करता है। जैसे कि आपके घर में फिश टैंक होगा या आपने कभी मछलियों को देखा होगा, तो आपने देखा होगा उनके पास गिल्स होते हैं रेस्पिरेशन के लिए। ओके, आपने सुना होगा कि फ्रॉग जो है वो अपनी स्किन से रेस्पायर करता है, और हमारे ह्यूमंस के पास लंग्स होता है जिससे हम रेस्पिरेशन के प्रोसेस को पूरा करते हैं, या फिर जो हमारे रेस्पिरेशन की नीड्स को पूरा करता है। ओके, तो हर एक जीव के लिए उसके पास रेस्पिरेशन के लिए अलग अलग ऑर्गन्स होते हैं, या फिर वो ब्रीथिंग डिफरेंट प्रकार से कर रहा है। और इसका वो कैसे तय होता है कि वो ब्रीथिंग कैसे करेगा, उसकी हैबिटेट को जो सूट करेगा, मतलब जिस हैबिटेट में वो रह रहा है उस हैबिटेट के हिसाब से उसमें रेस्पिरेटरी ऑर्गन डेवलप रहता है। जैसे कि अगर फिश है तो वो पानी के अंदर रहे तो उसे लंग्स का काम नहीं आएगा, तो वो क्या करती है, गिल्स के मदद से रेस्पिरेशन करती है। ओके, और दूसरा जो फैक्टर है जो डिसाइड करेगा कि एक एनिमल कैसे रिस्पायर करेगा, वो है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। मतलब उसकी बॉडी सेलुलर लेवल के ऑर्गेनाइजेशन में है या टिश्यू लेवल के ऑर्गेनाइजेशन में है, या फिर उसके पास ऑर्गन्स भी है। ओके, तो स्पंजेस जिनके पास सेलुलर लेवल का ऑर्गेनाइजेशन होता है वो क्या करते हैं, हर एक सेल अपना रेस्पिरेशन का नीड खुद ही देख लेता है, मतलब डायरेक्ट वो डिफ्यूजन की मदद से रेस्पिरेशन करते हैं। हर एक सेल अपना ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड डायरेक्टली डिफ्यूज कर देता है एनवायरनमेंट में। ओके, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। आगे देखते हैं, लोअर invertebrates like sponges, coelentrates, flatworms, etc. exchange oxygen with carbon dioxide by simple diffusion over their entire body surface। मतलब जो लोअर इनवर्टिब्रेट्स हैं, ठीक है, लोअर इनवर्टिब्रेट्स मतलब जिनके पास वर्टिब्रल कॉलम नहीं है या फिर जिनके पास स्पाइनल कॉर्ड नहीं है, और लोअर इनवर्टिब्रेट्स मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनकी बॉडी ज्यादा डेवलप नहीं है, जो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन या फिर टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन तक ही है, जैसे कि स्पंजेस हुए, सिलेंट्रेट्स हुए या फ्लैटवॉर्म्स हुए जिन्हें हम प्लैटीहेल्मिन्थेस कहते हैं। ऐसे ऑर्गेनिजम्स के पास उनका बॉडी बहुत ही कम डेवलप्ड होता है, इसके लिए उनमें जो रेस्पिरेशन होता है वो डायरेक्ट डिफ्यूजन होता है, मतलब उनकी बॉडी की सरफेस पे जो डायरेक्ट ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर से ले लेती है और डायरेक्ट कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ देती है। ठीक है, तो उनके लिए कोई रेस्पिरेटरी ऑर्गन नहीं होता है और रेस्पिरेटरी सिस्टम भी नहीं होता उनके पास, वो डायरेक्ट अपना ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज उनके बॉडी सरफेस से ही हो जाता है। ओके, अब अर्थवॉर्म जो है uses moist cuticle and insects have network of tubes जिन्हें हम ट्रैकियल ट्यूब्स कहते हैं, टू ट्रांसपोर्ट एटमॉस्फेरिक एयर विद इन द बॉडी। मतलब अर्थ फॉर्म क्या करता है, अपने क्यूटिकल, उसके मॉइस्ट क्यूटिकल, उसके बॉडी की जो आउटर मोस्ट लेयर होती है उसे हम क्यूटिकल कहते हैं। अर्थवॉर्म के जो आउटर मोस्ट लेयर होती है बॉडी की उसे हम क्यूटिकल कहते हैं, और अर्थवॉर्म इसी क्यूटिकल के हेल्प से जो है बाहर का ऑक्सीजन अंदर लेता है और जो कार्बन डाइऑक्साइड उसकी सेल्स ने प्रोड्यूस किया वो बाहर देता है। मतलब ये भी सरफेस, अपनी बॉडी की सरफेस की हेल्प से गैस एक्सचेंज करता है या फिर रेस्पिरेशन करता है। ठीक है, और इंसेक्ट्स जो हैं, कुछ इंसेक्ट्स होते हैं उनमें क्या होता है, नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स जिन्हें हम ट्रैकियल ट्यूब्स कहते हैं, वो ये यूज करते हैं अपने रेस्पिरेशन के लिए या फिर रेस्पिरेटरी नीड्स के लिए। ये क्या करते हैं, ट्रैकियल ट्यूब्स का यूज करते हैं। ओके, तो हमने देखा यहाँ कि एक प्रकार होता है जो डायरेक्ट बॉडी के सरफेस से गैसेस एक्सचेंज कर ले, या फिर एक होता है जो बॉडी के अंदर एटमॉस्फेरिक एयर को लेगा और फिर उसके बाद जो है गैसेस एक्सचेंज करेगा, जैसे हमने इंसेक्ट्स में देखा। ओके, देखिए, स्पेशल वेस्कुलराइज्ड स्ट्रक्चर्स कॉल्ड गिल्स जिन्हें हम ब्रैंकियल रेस्पिरेशन कहते हैं। जब गिल्स से रेस्पिरेशन होगा तो हम उसे ब्रैंकियल रेस्पिरेशन कहेंगे। ठीक है, आर यूज्ड by most of the aquatic arthropods and mollusks
whereas vascularized bags called lungs are used by टेरेस्ट्रियल फॉर्म्स फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस। देखिए, जब गिल से रेस्पिरेशन होगा तब हम इसे कहेंगे ब्रैंकियल रेस्पिरेशन। ठीक है, जब हम गिल्स के मदद से रेस्पायर करेंगे, जैसे कि फिशेस में होता है और बहुत छोटे टेडपोल्स में होता है। ठीक है, जब ये हमें कहा देखने को मिलता है, देखिए यहाँ एग्जांपल्स भी दिए हैं। एक्वेटिक अर्थ्रोपोड्स, अर्थ्रोपोड्स मतलब इंसेक्ट्स, इंसेक्ट्स का जो किंगडम है उसे अर्थ्रोपोडा कहा जाता है। तो जो एक्वेटिक अर्थ्रोपोडा है मतलब एक्वेटिक इंसेक्ट्स हैं, वो हमें इस प्रकार का रिस्पिरेशन दिखाएंगे। कैसा? गिल्स वाला या फिर ब्रैंकियल रिस्पिरेशन। या फिर हमें कुछ मोलस्क देखने को मिलेंगे और हमें पीसेस पीसेस जो है वो फिशेस को कहा जाता है, ये हमें ब्रैंकियल रिस्पिरेशन दिखाएंगे। और हमें पल्मोनरी रेस्पिरेशन मतलब लंग्स के मदद से रेस्पिरेशन का करना, इसे हम पल्मोनरी रेस्पिरेशन कहते हैं। ये हमें कौन दिखाएंगे? टेरेस्ट्रियल एनिमल्स। मतलब टेरेस्ट्रियल एनिमल्स मतलब जो जमीन पर रहते हैं, वो हमें पल्मोनरी रेस्पिरेशन दिखाएंगे। अमोंग वर्टिब्रेट्स फिशेस यूज गिल्स whereas amphibians, reptiles, birds and mammals respire through lungs। तो जो वर्टिब्रेट्स हैं उनमें जो है फिशेस एक ऐसा प्राणी है, एक ऐसा एनिमल है जो कि गिल्स की मदद से अभी भी रेस्पिरेशन करता है। और बाकी एम्फीबियंस, एम्फीबियंस में भी कुछ जैसे फ्रॉग हैं वो स्किन से भी रेस्पायर करते हैं, लेकिन ज्यादातर एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स और बर्ड्स और सभी के सभी मैमल्स ये क्या करते हैं? लंग से रेस्पायर करते हैं, मतलब अपना लंग्स यूज करते हैं। इसलिए आपने देखा होगा कि डॉल्फिन जो है पानी से बाहर आती है कुछ समय पर, ऐसा पानी का फुहारा छोड़ती है अपने बैक पे एक होल से। वेल्स भी ऐसा करते हैं, पानी से बाहर आते हैं। क्यों? बिकॉज वेल्स एंड डॉल्फिन्स ये दोनों मैमल है, एक्वेटिक मैमल है, और इसी वजह से वो उन्हें समय समय पर बाहर आना पड़ता है पानी से रिस्पायर करने के लिए। ठीक है, वो भी लंग से रेस्पिरेशन करते हैं, उनके पास गिल्स नहीं होते हैं। तो रेप्टाइल्स, बर्ड्स, मैमल्स ये सब क्या करते हैं? लंग्स का यूज करते हैं रेस्पिरेशन के लिए। देखिए लिखा भी गया है, एम्फीबियंस लाइक फ्रॉग्स कैन रेस्पायर थ्रू देयर मॉइस्ट स्किन कॉल्ड क्यूटेनस रेस्पिरेशन। जब स्किन से रेस्पिरेशन होगा तो हम इसे क्यूटेनस रेस्पिरेशन कहेंगे। और ये कौन करता है? फ्रॉग करता है और अर्थवॉर्म भी करता है। ओके, तो आज हमने देखा कि रेस्पिरेशन क्या होता है, रेस्पिरेशन की क्या नीड्स हैं और ये हमें हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब अगले लेक्चर में हम ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में बात करेंगे। मतलब हम अब ह्यूमंस के बारे में देखेंगे कि उनका रेस्पिरेटरी सिस्टम कैसा होता है और कैसे काम करता है। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहेंगी।